नेशनल चैंपियनशिप से वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ जो जर्नी थी उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? 10 साल की वो जर्नी थी, वैसे बोल सकते हैं हम। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, मुझे रिटर्न आना पड़ा। ऐसे बहुत सारे मैंने इंडिया कैंप भी किए। 2025 में जब जनवरी में खो खो का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि इंडिया को मैं गोल्ड मेडल लेके आया। एक सपना था भारत के लिए खेलने का, देश के लिए खेलने का, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड कप, जो 21 कंट्रीज वहाँ पे आने वाले थे। तो उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को और मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। लोग मेडल्स देखते हैं, ट्रॉफीज देखते हैं, जीत देखते हैं, पर उसके पीछे किए हुए सालों की तपस्या कोई नहीं देखता। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो वर्ल्ड चैंपियन है खो खो में, जिनका नाम है सुवेश सर। सो हेलो सुवेश सर, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बढ़िया सर। तो स्टार्ट करें? यस सर। सर, मेडल्स और चैंपियनशिप के बारे में तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप कौन हो? सर, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ। हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, टाइम पे मैं सोता हूँ, टाइम पे मैं उठता हूँ, और ये डिसिप्लिन मेरा वर्क 365 दिन में चलता रहता है। अच्छा लगा सर सुन के ये। एंड सर, आपका बचपना कैसा रहा फिर? सर, बचपन में मेरी पढ़ाई जो है वो नूतन मराठी विद्यालय पुणे से मैंने एजुकेशन किया है। स्टार्टिंग में मेरे स्कूल में जो सब बहुत सारे गेम थे, बट मैंने स्टार्टिंग में सर ने मुझे लंगड़ी में चुना। उसके बाद मैंने 4 साल लंगड़ी का मैंने उसके ऊपर मेहनत की। उसके बाद मैंने 5th स्टैंडर्ड में आने के बाद मेरी वो सर ने स्पीड, एजिलिटी, इंड्योरेंस और फिटनेस देख के सर ने मुझे खो खो में चुन लिया, और वहां से मेरी खो खो की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपके जीवन में खो खो 5th क्लास से एंटर हुआ है? यस। और वहीं से फिर ये जो जर्नी रही वो कैसे कंटिन्यू होते रही सर? सर, स्टार्टिंग में थोड़ा 5 या 6 साल बहुत स्ट्रगल के थे। पहला नेशनल मैंने 8 साल के बाद खेला है, 2013 में। ओके। वैसे 2006 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी खो खो की एक्चुअल, बट जो बोलते हैं ना, थोड़ा खो खो का सेंस आने में, थोड़ा गेम सेंस आने में थोड़ा वो टाइम लगता है सभी प्लेयर को। कोई प्लेयर को जल्दी आ जाता है, कोई प्लेयर को लेट आ जाता है। वैसे मुझे थोड़ा टाइम लगा आने के लिए। तो 7 या 8 साल के बाद मैं पहला नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे मैंने खेला अंडर 18 का, जो विजयनगर राजस्थान में हुआ था। वहाँ से मेरी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई। पहले बीच में जो हुआ वो थोड़ा स्ट्रगल का था 8th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद थोड़ा मैंने पेशेंस रख के, कंसिस्टेंसी रख के, थोड़ा डिसिप्लिन रख के मैंने वो आगे कंटिन्यू किया। सर, 5th क्लास में एक बच्चा है जिसको खो खो पसंद है और वो खो खो की तरफ काफी आकर्षित है। 5th क्लास तक के तो आपको फैमिली ने भी थोड़ा बोला होगा कि ठीक है बच्चा खेल रहा है तो अच्छी बात है, बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 7th क्लास, 8th क्लास, तब फैमिली भी कंसर्न हो जाती है कि खेलने से ज्यादा पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था या? सर, स्टार्टिंग में फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बट जैसे आगे आगे धीरे 2-3 साल हो गए तो थोड़ा मार्क्स कम आ रहे थे पढ़ाई में। तो घर वालों ने बोला कि खो खो छोड़ दो, आगे क्या भविष्य है खो खो में, तो तू करियर पे ध्यान दे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। तो वो करते टाइम मैंने 3 साल के बाद 6 मंथ का गैप भी लिया था बीच में खो खो में। बट मुझे घर पे मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो घर वालों के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया। फिर मैंने 6 मंथ के बाद फिर मैंने खो खो में कमबैक किया, और उसके बाद मैंने जो मेरा मेहनत है, मेरा जो डिसिप्लिन था, वो मैंने करते रहा। मैंने सुबह शाम में प्रैक्टिस करते रहा, और 2013 में मुझे सफलता मिली। तो 2013 में आप नेशनल खेले और नेशनल जीते, राइट? हाँ, अंडर 18 का नेशनल हुआ था विजयनगर में राजस्थान में। मेरा लाइफ का पहला राष्ट्रीय स्तर का वो मैच था, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल है। ओके, नाइस सर। एंड सर, जो आपका ट्रेनिंग टाइम होता था उस टाइम पे, ट्रेनिंग पीरियड, वो आप कैसे हैंडल करते थे आपके स्कूल के साथ? स्कूल दोपहर की थी, 11 बजे से 5 बजे तक थी। तो सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक मैं ग्राउंड पे रहता था, और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक वो मेरा ग्राउंड का टाइमिंग था। और कभी कभी दोपहर को स्कूल में जो पीटी का लेक्चर रहता है 3:30 बजे के बाद, वो पीटी कंपलसरी रहती है। तो वो करने के लिए हम एसपी कॉलेज करके हमारा ग्राउंड है, वहाँ पे नव महाराष्ट्र संघ हमारा एक क्लब है, नामांकित क्लब है इंडिया में। तो वहाँ पे हम मेहनत और सीखने के लिए जाते थे खो खो का प्रैक्टिस।
तो सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बाकी जो बच्चे हैं वो नॉर्मली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जो मन चाह रहा वो खा रहे हैं, बट मुझे सुबह भी उठ के प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, शाम को भी प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत भी करनी पड़ रही है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये छोड़ देना चाहिए, मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह रहूं? कभी कभी ऐसा लगता था, बट वो हम बोलते हैं वो आदत हो गई थी मुझे। वो सुबह उठने का, ग्राउंड पे जाने का, ग्राउंड पे एक दिन भी नहीं गया तो ऐसा लगता था कुछ तो मिस हो गया है, ऐसा होता था। बट वो धीरे धीरे वैसे आदत हो गई। तो सैटरडे संडे मैंने वो रखा था साइड, एक बाहर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ करने का, इधर उधर घूमने का, ट्रिक करने का, तो वो धीरे धीरे आदत हो गई मुझे। आपको ऐसा कौन से पॉइंट पे लगा कि मैं खो खो को अपना करियर बना सकता हूँ? सर स्टार्टिंग में मैंने ध्यान में रखा था कि एक करियर नहीं करने का, इसमें सिर्फ मुझे वो हॉबी है और मुझे उसमें टाइम देने का 2 घंटा शाम को। बट मेरा प्लान भी माइंड में रेडी था कि मुझे आगे जाके क्या करने का है और क्या नहीं। सो मैं पूरा 100% यहाँ खो खो के ऊपर डिपेंड नहीं था कि मुझे यहाँ से कोई मिलेगा, जॉब मिलेगा। मैं एक हॉबी करके वो डेली रूटीन जैसा मैं कर रहा था। बट जैसे मैं आगे आगे बढ़ते रहा तो आगे जाके 7 साल 8 साल के बाद मुझे वो पहला में जो नेशनल खेला, उसके बाद मुझे लगा कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो टाइम पे। तो मुझे वो टाइम पे लगा कि आगे जाके देश के लिए रिप्रेजेंट करूँगा, भारत के लिए रिप्रेजेंट करूँगा और देश के लिए मेडल लेके आऊँगा। तो उससे मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया। फिर मैंने वो फिर से स्टार्ट किया मैंने, और ज़्यादा मैंने मेहनत स्टार्ट किया। तो सर जो पहला मैच था जो आप बोल रहे हो नेशनल खेला, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो मेरा लाइफ का पहला जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, पूरा इंडिया में दिख रहा था वो मैच। मतलब मेरा फर्स्ट नेशनल और वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो बहुत पूरा इंडिया देख रहा था, सब फैमिली देख रहे थे और मेरा फर्स्ट नेशनल था। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो टाइम पे, कोच का प्रेशर था, फर्स्ट नेशनल था। और जो बाकी टीममेट्स थे तो वो एक्सपीरियंस थे, पहले 2-3 नेशनल खेले हुए थे। बट मुझे इतना उन्होंने मुझे एडजस्ट किया, हैंडल किया बहुत अच्छी तरीके कि कैसे हैंडल करने का है सिचुएशन, कि डिफेंस के टाइम, अटैक के टाइम। तो हमने एंजॉय किया बहुत। तो सर जैसे कि पहले नेशनल जैसे हम खेलते हैं, जैसे नॉर्मली हम मैचेस खेलते हैं बट नेशनल खेलने चले गए, एक तो हमारे जहन में ये रहता है कि ये पहला ऐसा मैच है जो सब जगह सब देखने वाले, हर चीज जो भी मैं करूंगा वो सब देखने वाले। तो उस टाइम पे इतना प्रेशर होने के बाद आप अपने माइंड को कैसे शांत रखते हो? सर मैच के पहले मैं जो मेडिटेशन रहता है वो मेडिटेशन में मैच के पहले करता हूँ। एक 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, ओम चैंटिंग रहता है वो भी करता हूँ। थोड़ा 1-2-1.5 मिनट का एक वीडियो भी है वो मैं सुनता हूँ, कि मैं पूरा मैच के अंदर जाता हूँ कि अंदर जाके स्टेडियम कैसा होगा, अंदर जाके अतनार सब लोग आपको चेयर कर रहे हैं वो कैसा होगा, वो सब मैं पहले जाने के पहले रियलाइज करता हूँ, थोड़ा माइंड में लेके आता हूँ कि अंदर जाके माहौल कैसा रहेगा अंदर का, स्टेडियम का। तो मुझे वो बहुत अच्छा ज़्यादा हेल्प होता है कि उससे थोड़ा माइंड और जो प्रेशर रहता है, एंग्जाइटी रहता है, वो थोड़ा मेरा डर रहता है वो थोड़ा कम होता जाता है। और मैं खुद को बताता हूँ कि मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट लिया है ये यहाँ तक आने के लिए, तो उसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। तो सर जो आपने पहला मैच में पॉइंट जो लिया होगा उस टाइम पे कैसा लगा होगा आपको? वो लाइफ का बोल सकते हैं, अभी भी मैंने पोल डाइव पे लिया था, वो अभी भी मुझे याद है जो नेशनल हुआ था फर्स्ट। तो पहला मतलब नेशनल में खेल रहे अदर स्टेट के साथ खेल रहे हैं, दिल्ली के साथ मैच था वो, मैंने पोल डाइव पे पॉइंट लिया था। तो वो पहला था मेरा कि जो मैंने नेशनल लेवल पे पहला पॉइंट लिया, वो मुझे अभी भी याद है। ओके सर, आपका नॉर्मल रूटीन डे ट्रेनिंग का कैसा होता है? वीकली ट्रेनिंग रहता है, उसे मंडे को हम रोड रनिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ट्यूसडे को हम क्रॉस कंट्री करते हैं, बोलते हैं कि क्रॉस कंट्री वहाँ पे जाके अलग अलग एक्सरसाइज रहते हैं, जंपिंग रहता है, क्रोकोडाइल जंप्स रहते हैं, डक वॉक रहता है, वो हम हमारे इधर वहाँ पे हिल है पर्वती करके वहाँ पे हम जाते हैं। और वेडनेसडे को हमारा एक सर्किट ट्रेनिंग रहता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सर्किट ट्रेनिंग रहता है, वो हम वेडनेसडे को करते हैं। फ्राइडे को एक बड़ा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमारा वो शेड्यूल रहता है, स्ट्रेंथनिंग का बोल सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग बोल सकते हो सर, सर्किट ट्रेनिंग। फ्राइडे को भी हम फिर से हम हिल पे जाते हैं, हिल पे हमारा सेशन अलग रहता है, ज़्यादा उसमें हमारा एंड्योरेंस रहता है,
और फ्राइडे को हम सिर्फ रोड रनिंग करते हैं और संडे पूरा ऑफ रहता है। फिर मंडे को हमारा फिर से शेड्यूल ये स्टार्ट होता है। सर ऐसा कोई दिन है जब आपको लगता है, जैसे कि हम जिम करते तो मुझे ऐसा लगता है लेग डे थोड़ा टफ होता है, उस दिन हेवी लगा लेते तो चलना भी फिर थोड़ा दिक्कत वाला काम है, ऐसा कभी आपको लगता है कि पूरे हफ्ते में से एक दिन ऐसा है जिसमें मुझे नहीं जाना है, मतलब डिफिकल्ट कोई लगता है आपको? वैसे होता है कि मन नहीं करता, बॉडी पेन हो रहा है, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। बट हमारे जो सर है शिरीन गौड बोले, शिव छत्रपति पुरस्कार है उनको भी, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो नहीं आए ना ग्राउंड पे तो अगले दिन पे वो बहुत ज़्यादा डबल और प्रैक्टिस लेते हो ग्राउंड पे। तो हमें कुछ भी करके बॉडी पेन रहने दो, तो कुछ भी रहने दो, तो जाना ही पड़ता है ग्राउंड पे। ओके एंड सर इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? कि एक तो है कि सर का डर है, और ऐसा क्या मोटिवेशन है आपके अंदर कि आपको डेफिनेटली कल जाके मुझे प्रैक्टिस करना है? सर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है मुझे, और मुझे और आगे जाके जो एशियन गेम्स रहेंगे, ओलंपिक गेम्स रहेंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहेंगे, वो प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का है और देश के लिए मुझे मेडल लेके आने का है। इसलिए वो टारगेट मैंने रखा है बड़ा, वो करने का आगे जाके। तो इसलिए वो टारगेट रख के मैं दिन भर पूरा शाम प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ग्रेट सर। एंड सर आपके हिसाब से डाइट और एक स्लीप ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी खेल के लिए? सर वैसे तो बोलते हैं हम खो खो को ऐसा गरीब लोगों का खेल बोलते हैं सब लोग। स्टार्टिंग में थोड़ा डाइट का नहीं था, सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती उतनी। बट अभी जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम अल्टीमेट खो खो में लीग खेला, तो वो टाइम पे हमें हमारा बहुत सारे डाइट के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स लिया कि डाइट हमारा खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंटेक कितना चाहिए। जैसे कि मेरा जो मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है फरीदाबाद में, दिल्ली में, वहाँ हमारा पूरा जो ओलंपियन प्लेयर का होता है पूरा बॉडी का एनालिसिस होता है। वहाँ पे मेरा पूरा बॉडी का एनालिसिस हुआ था कि तूने कितना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, कितना प्रोटीन आपको जरूरत है, कितना लेना चाहिए आपको, स्लीप कितना लेना चाहिए, फैट परसेंटेज बॉडी में कितना चाहिए। तो उन्होंने सब हमें वो मैट्रिक्स दिए थे कि वो टाइम पे इतना ही खाने का है, आपको वही करने का है। मुझे पर्सनल न्यूट्रिशन था वो टाइम पे, पर्सनल न्यूट्रिशन मुझे बताता था खुद के, मतलब सेल्फी मिरर के फोटो भेजने के लिए बोल रहा था कि तू डाइट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी खिलाड़ी हो, कौन सा भी गेम का, उसके लाइफ में डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम स्लीप के ऊपर आते तो स्लीप, सुबह हम वर्कआउट करते तो पूरा दिन, मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस स्लीप नहीं चाहिए, थोड़ा 45 मिनट्स का आपने रेस्ट लिया, पावर नैप बोलते हो, वैसे कि पावर नैप थोड़ा कम होता है बट 45 मिनट्स का लिया, फिर थोड़ा कुछ एक्टिविटी करके फिर रेस्ट लिया और फिर शाम को ग्राउंड पे गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूसली 3 आवर्स स्लीप नहीं लेना चाहिए, थोड़ा हाफ करके आपने डिवाइड किया तो वो ज़्यादा आपको बेहतर रहता है और आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंप्रूव होता है उससे। एक नाइट स्लीप इंपॉर्टेंट है, और डे वाइज में अगर जैसे आप वर्कआउट कर लेते हो तो उसके बाद अगर शॉर्ट नैप भी लेते हो या 45 मिनट्स का भी रेस्ट लेते हो तो उसके बाद आप एनर्जेटिक होके वो सारी चीजें कर सकते हो। नाइस। एंड सर नेशनल चैंपियनशिप से वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ जो जर्नी थी उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? कि नेशनल चैंपियन तो हो गए, हम गोल्ड जीत चुके हैं, बट अब प्रैक्टिस करना हमें वर्ल्ड चैंपियन की टीम में जाने के लिए, तो वो कैसा रहा आपका सफर? सर वैसे मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है। मैं आपको बताऊँ तो 2017 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज मैच हुआ था पहला, उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद मैंने 2018 में इंडिया वर्सेस नेपाल के साथ जो टेस्ट सीरीज मैच हुई थी उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल है। उसके बाद 2023 में गुवाहाटी में एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वो टाइम पे भी मुझे गोल्ड मेडल है। और उसके बाद 2025 में जो जनवरी में खो खो का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि उसमें मुझे पार्टिसिपेट मैंने किया और इंडिया को मैं गोल्ड मेडल लेके आया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, 2022-23 का मुझे शिव छत्रपति पुरस्कार भी है। जैसे इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड बोल सकते, एकलव्य अवार्ड, वो भी मुझे मिल चुका है। 2024 में दिल्ली नेशनल हुआ था, हमने 3rd इनिंग में जाके रेलवे को हराया था वो टाइम पे। और राजे संभाजी पुरस्कार बोलते हैं हम, जो स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब जो महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन से वो मिलता है बेस्ट प्लेयर को, वो भी मुझे 2 बार मिल चुका है। सर नेशनल चैंपियन तो हम बन गए, बट नेशनल चैंपियन से वर्ल्ड चैंपियन की जो जर्नी थी वो टीम में सिलेक्ट होने की, वो कैसी थी आपकी? सर
14 में मैंने पहला नेशनल खेला था, तो उसके बाद मेरा एक सपना था कि भारत के लिए रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता है ना अलग बाकी प्लेयरों के देख के, जो मेरे सीनियर्स थे उनको देख के मैं क्या अलग कर सकता हूँ कि जो मैं भारत के लिए मेरा खुद का अलग एक मेहनत करके वो टीम में मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। वो बहुत 10 साल की वो जर्नी थी, वैसे बोल सकते हैं हम। बहुत सारे ऊपर नीचे ऑब्स्टेकल्स आए कि इंडिया कैंप में जाके मुझे रिटर्न आना पड़ा। ऐसे बहुत सारे मैंने इंडिया कैंप भी किए कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, परफॉर्मेंस थोड़ा आगे ऊपर नीचे था। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए, पर मैंने खुद के ऊपर विश्वास रखा कि आगे जाके एक दिन ऐसा करूँगा कि भारत के लिए खेलूँगा। तो वैसे हुआ कि 2017 में जो पहला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज मैच हुआ था, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल है। उसके बाद 2018 में भी मैंने इंडिया वर्सेस नेपाल जो टेस्ट सीरीज हुआ वो भी मैंने खेला है। और उसके बाद 2023 में जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल है। और 2025 में जब मैं इंडिया कैंप गया था, तो फर्स्ट खो खो का वर्ल्ड कप था, तो वो नाम एक हिस्ट्री में लिखने वाले थे, जो खेलेंगे उनका नाम एक हिस्ट्री में लिखने वाले थे। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था कि 1 मंथ का कैंप है, वो कैंप में अलग अलग वो एक्टिविटीज़ ले रहे हैं, उसमें अच्छा आपको परफॉर्म करने का है। और बहुत सारे उन्होंने टेस्ट लिए हुआ उसमें, तो वो टाइमिंग काउंट कर रहे थे, देख रहे थे कौन लड़का कितना खेल रहा है। 12-13 सिलेक्टर आए थे वहाँ पे। बट मैंने खुद के ऊपर विश्वास रखा, पूरा दिन में खुद को मोटिवेट रखता था। डाइट पे मैंने बहुत ध्यान दिया, डिसिप्लिन रखा पूरा दिन, एक भी दिन बाहर नहीं बैठने का, पूरा दिन वर्कआउट करने का, रेस्ट करने का, कितना भी बॉडी पेन होने दो। उसके बाद जो लास्ट दिन आया सिलेक्शन का, वो टाइम पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। और जब नाम मेरा लिया तो एक मुझे आंखों में आंसू बोल सकते हैं वो आ गए मेरे, कि वो आनंद आंसू बोल सकते हैं आप, वो आ गए। और एक सपना था भारत के लिए खेलने का, देश के लिए खेलने का, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड कप, जो 21 कंट्रीज वहाँ पे आने वाले थे। तो उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को और मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। सर प्रैक्टिस तो हम करते ही हैं, सिलेक्शन भी हो गया टीम के लिए, बट जब मैच होता है तो उस टाइम पे कितना प्रेशर होता है? सारी एक्सपेक्टेशन फैमिली की, कोच की, जो दोस्त है उनकी एक्सपेक्टेशन, जो बाकी टीम्स वहां आ रही उनकी एक्सपेक्टेशन, उतना प्रेशर कैसे हैंडल होता है सर ये सब? सर भारत की तरफ आप खेलते हो जब, तो बहुत ज़्यादा ऊपर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, जो पब्लिक का होता है, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारा पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है आपके ऊपर उन सभी का ध्यान रहता है। तो वो टाइम पे थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा आपको खुद को वो टाइम पे आप खुद को थोड़ा बिजी होना चाहिए, खुद को मोटिवेट रखना चाहिए कि सब प्लेयर टॉप के रहते हैं वो वहाँ पे, बट कोच किसको कहाँ पे खिला रहा है वो भी मैटर करता है। कोई बोलता है मैं फर्स्ट बैच खेल रहा हूँ, मुझे वो बैच नहीं मिल रहा है, मुझे थर्ड बैच में खिला रहा है कोच, तो वो भी हो सकता है। बट उससे आप डिमोटिवेट नहीं होना, खुद के ऊपर विश्वास रखना। जब भी आपको चांस मिलेगा वो टाइम पे आप अच्छा आपको परफॉर्म करने का ग्राउंड पे। हमारा ऐसे ही पहला मैच इंडिया वर्सेस नेपाल हुआ था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, डेमो मैच था, और पूरा सब कंट्री हमारे ऊपर देख रहे हैं कि इंडिया होस्ट है, इंडिया खेल रहा है। तो वो टाइम पे मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया नेपाल के साथ, और वो मैच हम जीत भी गए, और वैसा हमारा कंटिन्यूस जर्नी वर्ल्ड कप का चलते रहा। सर 21 कंट्रीज आई थी वहां पे कॉम्पीट करने के लिए। पहला मैच आपने बताया कि नेपाल के साथ हुआ, वो आप जीत गए, ठीक है। अब आपका जो खेल है वो बाकी कंट्रीज ने भी देखा होगा, सबके जहन में रहता है, सब अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, राइट? तो ऐसा 21 कंट्रीज में से आपको सबसे टफेस्ट कौन सा अपोनेंट लगा? हम वो बोल सकते हैं कि 2 कंट्रीज का मैं नाम इसमें ले सकता हूँ। जो साउथ अफ्रीका था, तो बहुत ज़्यादा उनके पास मतलब स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, एजिलिटी, डाइव्स, पोल डाइव्स, वो बहुत अच्छा, उनको जो गेम का सेंस बोल सकते हैं वो बहुत अच्छा था गेम का सेंस। हमारा और उनका मैच बहुत अच्छा हुआ था। और दूसरा बोल सकते हैं नेपाल के साथ, नेपाल की टीम के साथ भी हमारा तगड़ा मैच हो गया वो टाइम पे, बट हमने उनको कॉम्पीट किया, और वो दोनों मैच खेलते टाइम बहुत मज़ा आया। उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया, साउथ अफ्रीका वालों ने और नेपाल वालों ने भी, और उनको अच्छा लगा गेम, क्योंकि इंडिया छोड़ के बाहर अदर जो कंट्रीज है वो खो खो इतना खेलते नहीं।
बट अभी 21 कंट्रीज यूरोपियन देखा आपने, साउथ अमेरिका अमेरिका देखा, तो वो टाइम पे खो खो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें भी अच्छा लगा कि हम एक वर्ल्ड लेवल पे गए और वो सब कंट्री यहाँ पे आके इतना अच्छा परफॉर्म खुद को कर रहे, तो हमें भी एक अच्छा लगा कि यार मजा आया कि ये देख के कि जो कंट्री आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने अच्छा किया। ओके, अच्छा, टफ कंपटीशन। और सर ऐसा कोई मैच है जिसमें आपको लग रहा था कि इजीली जीतने वाले बट वो मैच हाथ से निकल गया? वो बोल सकते हैं नेशनल में हुआ था। नेशनल में भी एक बार हुआ है, और अल्टीमेट खो खो का मैं बता सकता हूँ आपको, जो हमारा ओडिशा जगरनट के साथ मैच था अल्टीमेट खो खो सीजन 1 में, जो पुणे में हुआ था बालेवाड़ी स्टेडियम में। तो वो टाइम पे हमारा और ओडिशा जगरनट का 10 या 12 कुछ सेकंड से हम हार गए थे, और वो टाइम पे स्टार्टिंग में कंटिन्यूसली हम 10 मैच जीते थे और लास्ट में 11वां मैच हम हार गए थे। उसमें और एक रीजन था कि जो हमारे साथ जो प्लेयर थे उनको इंजरी हुआ था, नी की, 2 प्लेयर को, जो टॉप के हमारा कैप्टन था और एक था, तो उनको नी की इंजरी थी, तो हम 2 शॉर्ट प्लेयर लेके हम खेल रहे थे वो लीग में। तो वो टाइम पे बहुत रोना आ गया सर कि इतना हम मेहनत किया 1 महीना, बहुत डेडिकेटेडली प्रैक्टिस भी किया, और ऐसा आके जाके इंजरी आया बीच में। तो वो एक पल है कि लीग में कि जो हमारा मैच था बन जाता तो हम फाइनल भी जीत जाते, तो वो हमारे हाथ में से निकल गया मैच। और सर कोई एक ऐसा मैच जिसमें आपको लग रहा है कि हम हारने वाले हैं बट एंड मोमेंट में कुछ तो ऐसा होता है कि और आप जीत जाते हैं? सर सेकंड सीजन में गुजरात जायंट से मैंने खेला, मुझे फाइनल में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी है गुजरात जायंट। अल्टीमेट लीग सीजन 2 गुजरात जायंट चैंपियन है। चेन्नई क्विक गन के साथ मैच था, तो उनके साथ मैच था, तब 10 का लीड हमारे पास था, तो वो आगे जाके सेकंड इनिंग में पूरा मैच पलटा। लास्ट प्लेयर की विकेट विनिंग पे थी, बट वो जो हमारा लड़का था, बंदा था, उन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड नॉट आउट खेला और वो हम मैच जीत गए, और वो जो अल्टीमेट खो खो सीजन 2 के हम गुजरात जायंट चैंपियन बन गए। तो वो पल मुझे याद है, मैं बाहर डगआउट से ऐसा चिल्ला के खड़ा होके जंप मार के बोल रहा था, भागो दौड़ो, कुछ भी करके छोड़ने का नहीं है। तो वो पल मुझे अभी भी याद है। सर मैच के बीच में कभी गर्मा गर्मी हुई है? सर गर्मा गर्मी होते रहती है, बट मैं थोड़ा पेशेंस रखता हूँ। थोड़ा जो गलतियाँ हो रही प्लेयर से, मैं वो हम डिस्कस करते हैं मैच होने के बाद। ग्राउंड पे मैं ज़्यादा चिल्लाता नहीं, जो ग्राउंड होने के बाद जो बोलते वीडियो एनालिसिस कि आपने क्या करना चाहिए था, जो पूरा प्री प्लानिंग रहता है मैच को जाने के पहले 2 दिन जो हमें टाइम रहता है, तो पूरा हम प्री प्लानिंग करके जाते हैं कि कौन प्लेयर पहले कंटिन्यू करने का है, सेकंड कौन, थर्ड कौन वजीर बनाने का है, सेकंड वजीर कौन रहेगा, अंदर आके कौन किसको चेंज देगा, कब मुझे बाहर जाने का है, कब अंदर आने का है, ये सब प्री प्लानिंग रहता है। बट ये कभी कभी वर्क भी नहीं होता, तो मैच के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। जब हम अंदर खेलते हैं तो वीडियो गेम्स जैसा नहीं है ये कि आपने आगे जाए तो आगे, वो पीछे भी जा सकता है प्लेयर। तो वैसे हमें थोड़ा वो निगेटिव पॉइंट्स, मतलब वो देख के भी हमें चलना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है, मैच है वो। वैसे ही हम थोड़ा फोकस करके जो मैच के लिए क्या जरूरत है, जो प्लेयर से वो क्या गलतियां कर रहा है, क्या उसके गलतियां हो रही है, उन्होंने कैसा खेलना चाहिए, तो वो वीडियो एनालिसिस हम करते हैं। वीडियो एनालिसिस के बाद वो हमारा फ्रेंचाइजी के जाता है, सब वो एनालिसिस करके भेजते हैं कि सुयसनी किस जगह क्या करना चाहिए, तो कोचेस और जो मैनेजर से वो सब हमें बताता है, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। ये टाइम टू टाइम हर चीज का एनालिसिस होता है, हर मैच का होता है, और ऑपोजिट टीम का भी होता है ये। Okay. जो ऑपोजिट टीम रहती है, तो ऑपोजिट टीम का हम ज्यादा मैचेस देखते हैं, कौन प्लेयर का क्या वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो किधर कहाँ पे क्या कर सकता है, उनका कॉम्बिनेशंस क्या है, वो सब हम देख के उसके ऊपर वर्क करते हैं। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि खुद का तो हमें देखना ही है कि बेस्ट क्या कर रहे हैं हम, और क्या बेस्ट कर सकते हैं, और अपोनेंट वाला टीम वाला भी क्या बेस्ट कर रहा है और क्या उसमें गलती कर रहा है, जिससे हम पॉइंट निकाल सकते हैं। राइट, काफी बढ़िया गेम है सर ये। सर टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो सबको मोटिवेटेड रखता है? एक सचिन भार्गव करके लड़का है मध्य प्रदेश का, तो वो थोड़ा हंसी मजाक उड़ाता है टीम में, और सबको थोड़ा मोटिवेट भी रखता है। जब
मैच रहती है तो रूम पे हम रहते तो वो थोड़ा मोटिवेट रहता है। ओके। एंड सर ऐसा कुछ है क्या कि कुछ हैबिट है या कुछ रिचुअल्स है जो मैच के पहले आप करते हो या आपकी पूरी टीम करती हो? मैच के पहले हम इकट्ठा सब मिलते सब साथ में, तो वो टाइम पे कोचेस की इंस्ट्रक्शंस रहती है वहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको बोला वो हमने एक सॉन्ग किया था गुजरात जायंट्स ने, तो वो हम सॉन्ग्स सुनते थे तो उससे हम थोड़ा मोटिवेट होते थे, थोड़ा हमें जज्बा आता था कि आज जाने का है, आज कुछ तो अच्छा करने का है, जीतने का है, वो सॉन्ग। और हम मेडिटेशन करते थे मैच के पहले, जब हम होटल पे रहते थे तो ये हमारा रिचुअल्स था, जब जाते टाइम हम पहले कंपलसरी करते थे। सर आप इतनी मैचेस खेले हो, सबसे बड़ा डर आपको क्या था? मैचेस तो मैंने बहुत सारे खेले हैं सर, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इतना खेलने के बाद सिलेक्शन का खुद को डर रहता है कि मैंने नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुझे इंडिया के लिए खेलने का है, मेरा इंडिया कैंप में होगा नहीं होगा। पूरा इंडिया से 36 जो स्टेट्स है वो आते हैं खेलने के लिए, उसमें से 45-50 लोगों का इंडिया कैंप लगता है, उसमें से 15 लोग इंडिया की टीम में सिलेक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये रेशो है कि 750 प्लेयर में से आपको 15 में आने का है, तो कुछ तो अलग करने का है, तो थोड़ा परफॉर्मेंस का सर प्रेशर रहता है। तो परफॉर्मेंस भी होता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम करते। ओके। एंड सर सबसे ज्यादा जो खो खो की टीम है उसमें सबसे ज्यादा प्लेयर कौन से स्टेट से सिलेक्ट होते हैं? सर महाराष्ट्र से होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा वो महाराष्ट्र का गेम है, और जो खो खो की जो स्थापना है जो महाराष्ट्र में हुई है, पुणे में डेक्कन जिमखाना में बोल सकते हैं। तो खो खो में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के प्लेयर है, और जो हम नेशनल में फाइनल खेलते हैं रेलवेज के साथ, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा प्लेयर जो 10-11 प्लेयर है वो महाराष्ट्र के होते हैं। और हमारा वैसे महाराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र ही फाइनल होता है, रेलवे होता है, वो हमारा सबसे बड़ा मैच होता है महाराष्ट्र वर्सेस रेलवेज। ओके। तो दोनों टीमों को आपस में पता है कि कौन प्लेयर क्या करने वाले हैं। मेरे क्लब से 4 बच्चे वो जो रेलवे में खेलता है, सेम क्लब से हम 4 बच्चे महाराष्ट्र से खेलते हैं। तो दोनों प्लेयर में मैं रहता है कि वो क्या करेगा, सुयश क्या करेगा, आदित्य क्या करेगा, प्रतीक क्या करेगा, उनको आपस में पता रहता है। सर नेशनल मैच हो या इंटरनेशनल लेवल पे मैच हो, कोई एक बहुत बेकार मैच गया आपका, तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे वो बेकार मैच गया और उसके जैसे आप हार गए, तो वो चीज से आप कैसे कोप अप करते हो, कैसे डील करते हो? सर एक मैच था कि वो टाइम पे मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो वो मैच में मैं हाफ में बाहर निकल गया, मैं नहीं खेल पाया आगे। तो वो टाइम पे मुझे बहुत ऐसा रिग्रेट हुआ कि यार मुझे इंजरी हो गया, मैं आगे नहीं खेलूँगा, आगे के मैचेस नहीं खेलूँगा। क्वार्टर फाइनल में हुआ था, तो वो मैच हार गए थे। और ऐसा हमारा क्लब के साथ भी हुआ था, क्लब का हमारा मैच चल रहा था मुंबई में। तो वो टाइम पे हमारा जो पूल है इक्वल हुआ था, बट वो आगे जाके मिनिमम चेस पे मैच होता है, सरेंडर्ड बोलते हैं उसको हम। तो वो मिनिमम चेस पे जाके हमने मैच जीता था, और उसी टाइम पहले जो पूल इक्वल हुआ था वो मेरी वजह से थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस कम आया था, उसी वजह से हुआ था। और जब हम मैच जीते थे वो मेरी वजह से जीते थे, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो याद है वो मैच का कि जो खुद को पहले रिग्रेट हुआ था, बट खुद को संभाला मैंने, और आगे जाके मैंने टीम को जिताया, और आगे जाके वही टूर्नामेंट हमने फाइनल जीत लिया, और मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला वही टूर्नामेंट में। सर आपको टोटल मैचेस में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कितने अवार्ड्स मिले और कौन से मिले? सर मुझे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड जो बोल सकते हैं हम 2022-23 का शिव छत्रपति पुरस्कार बोलते हैं। उसके बाद मुझे इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है, जो एक ही बार लाइफ में मिलता है, छत्रपति भी एक ही लाइफ में मिलता है, वो एकलव्य अवार्ड भी मुझे मिला है 2024 को, दिल्ली में सीनियर नेशनल हुआ था वो टाइम पे। उसके बाद सीनियर स्टेट में मुझे राजे संभाजी अवार्ड भी 2 बार मिला है, जो भी स्टेट का बेस्ट प्लेयर होता है। उसके बाद मुझे लीग में
बेस्ट प्लेयर का मुझे अवार्ड मिला है, जो अल्टीमेट खो खो हुआ था वो फाइनल मैच का मुझे बेस्ट प्लेयर का मिला था। उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया वर्सेस नेपाल, जो फाइनल मैच हुई, उसमें भी मुझे बेस्ट अटैकर का अवार्ड मिला है। ऐसे और छोटे मोटे बहुत सारे सर अवार्ड है कि जो मुझे मिले हैं खो खो में से। दैट्स ग्रेट सर। कुछ फन राउंड हो जाए? यस सर। सर टीम में सबसे फास्टेस्ट टीममेट? सर गेम में बोल सकते हैं तो बहुत सारे वैसे प्लेयर्स है सर, बट एक स्पेसिफिक बोल सकते तो स्प्रिंट में बोलूंगा तो मैं खुद का नाम लूंगा। Okay. थोड़ा एजिलिटी में बोलूंगा तो 2 प्लेयर है, रामजी कश्यप करके सोलापुर का, वो भी है, और सचिन भार्गव भी है। ओके। और फनीएस्ट टीममेट? वो 2-3 है, वैसे मैंने पहले ही बोला आपको, सचिन भार्गव है, वो थोड़ा फनी है, वो करता रहते हैं फन, और रामजी भी है, थोड़ा हंसाता है, मजाक उड़ाता है सबका। ओके। टफेस्ट अपोनेंट? साउथ अफ्रीका। ओके। फेवरेट चीट मील? पाव भाजी। एक शब्द जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है अपने कोच को। सर कोच को, हमारे 2 कोच है वैसे, श्रीरंग इनामदार है जो अर्जुन अवार्डी है, वो हमारे क्लब के मेन है अभी, और शिरीन गोडबले जो इंडिया के कोच भी है, शिव छत्रपति पुरस्कार भी है उनको। तो वो दोनों कोच को वो मेरे ग्रेट कोच है बोल सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा टाइम फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो हमारा वही है कि हमारा वो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा डर रहता है उनका, बट उन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आने में बहुत सारा उनका योगदान है, और मेरा परिवार का योगदान है, जो मेरे दोस्त है उनका भी बहुत सारा योगदान है। ओके सर। मॉर्निंग प्रैक्टिस और इवनिंग प्रैक्टिस कौन सी चूज करोगे? मॉर्निंग प्रैक्टिस। ओके। एंड सर अपकमिंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो खो खो में या कोई भी स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है? सर पहला कैसा होता है, 10th स्टैंडर्ड तक कोई भी लड़का रहने दो, कौन सा भी वो गेम खेलता रहता है, स्कूल में मैचेस रहते हैं, स्टेट के विभाग रहता है, बट वो आगे जाके घर वालों बोलते हैं 11वीं 12वीं में वो साइंस लो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो। बट मुझे बोलने का है कि जो खेल खेलता है वो जीवन में कभी हारता नहीं है, कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं होता, वो आगे जाके कुछ ना कुछ एक बड़ा इंसान ही बनता है। जैसे बोल सकते कि जॉब, मैं बोलता हूँ कि खो खो में अभी अदर गेम्स को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा जॉब्स देने वाला गेम है तो हमारा खो खो है। खो खो ने 3000 लोगों को जॉब दिया है, जो पूरा इंडिया से है, अलग अलग, मतलब इनकम टैक्स होने दो, इंडियन पोस्टल होने दो, पुलिस रहने दो। जैसे मैं अभी स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, गैजेटेड ग्रुप भी बालेवाड़ी स्टेडियम में हो अभी, तो वैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे डायरेक्ट अपॉइंट किया है, जो मैंने इंडिया खेला एशियन चैंपियनशिप उसके ऊपर। वैसे मैं अपकमिंग जो आने वाले हैं, जो खो खो में नहीं कोई भी गेम में करियर बनाने के पहले 7-8 साल उनको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। स्टार्टिंग में 7-8 बहुत स्ट्रगल के रहते हैं उनके, बट आगे जाके एक थोड़ा गेम का सेंस आया, एक मैच्योरिटी आने के बाद वो गेम में बहुत कुछ नए चीज़ें सीखते हैं। तो अपकमिंग जो पीढ़ी है वो हमारा जैसा अल्टीमेट खो खो हुआ। जब हम अभी इंडिया में देखेंगे तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे अभी हमारा भी जो खो खो गेम है वो बहुत लोग सारे, जो अल्टीमेट खो खो लीग टीवी पे आने के बाद बहुत सारे लोग हैं वो खो खो को चूज कर रहे, वो खो खो को देख रहे। बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि बाहर कभी जाने के बाद वो मिलता है, वो कब आपका खो खो का अल्टीमेट लीग होगा। तो अपकमिंग जो पीढ़ी है वो आने जो बच्चे हैं उनको मैं वही बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखो कि आने वाले टाइम में जो खो खो है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है। जैसे हमारा ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी गेम ऐड हो गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में भी हमारा खो खो का समावेश हो जाएगा, एशियन गेम्स में भी होगा। तो आने वाले टाइम में खो खो में बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा भी मिलेगा और एक करियर देख के, वो अपॉर्चुनिटी देख के, खो खो में पढ़ाई में उतना नहीं है तो खो खो में हम करियर करके हम चूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है सर, आगे 10 साल में खो खो
आई मीन आपने तो बता दिया ऑलरेडी कि ओलंपियन में भी ये आने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आने वाला है, और एशियन जो आपने बताया एशियन लेवल पे भी जाने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आगे आने वाले 10 साल में आज के मात्रा में, आज जैसे देखा जाता है क्रिकेट के लिए बहुत फैन फॉलोइंग है, तो आपको क्या लगता है बाकी स्पोर्ट्स भी वो रैंक पे आ जाएंगे? क्या गवर्नमेंट उतना सपोर्ट कर रही है? सर मेरा एक है कि जो ग्रास रूट प्ले जो प्लेयर रहते हैं वो टाइम पे उसका थोड़ा आर्थिक परिस्थिति थोड़ा कम रहता है, तो वो टाइम पे थोड़ा उन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़ा अच्छे कोचेस उनको प्रोवाइड किए, तो हमारा जो क्रिकेट है ही, पर क्रिकेट छोड़ के भी अदर जो गेम्स है वो गेम्स आगे आके बहुत कुछ कर सकते। जैसे अभी बोल सकते फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पे इंडिया नहीं है, तो ऐसे थोड़ा ग्रास रूट पे बहुत सारे कोचेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए साई के तरफ से, तो हमारा इंडिया ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल लेके आएगा। तो मेरे गवर्नमेंट को एक थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हम ग्रास रूट पे देख के थोड़ा एक जो उनका क्लब रहता है उनका सपोर्ट करके, तो प्लेयर को भी सपोर्ट करके थोड़ा स्कॉलरशिप बोलते हैं हम, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने थोड़ा स्कॉलरशिप भी बढ़ाना चाहिए। जो साल में 5 लाख देते तो उसका थोड़ा 10 लाख किया गवर्नमेंट ने, तो वो भी प्लेयर के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है, प्रोटीन डाइट उनका रहते हैं, कुछ चीज़ें रहती है, तो वो भी वो प्लेयर कर सकता है। सर आपकी जर्नी जो रही है वर्ल्ड चैंपियन तक, आपको इस जर्नी में काफी लोग ने सपोर्ट किया होगा, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर कोचेस, फ्रेंड्स, तो आप थैंक्स बोल सकते हो। मैं सभी को, मेरे जो दोस्त है, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरे कोचेस है और जो मेरे टीममेट्स है, मैं सभी को थैंक्स गिविंग बोलना चाहता हूँ कि वो मेरे लाइफ का, मेरा ये जर्नी का पार्ट बन गए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऐसे मुझे सभी आगे भी सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर। आपका एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को यहाँ बुलाता हूँ ताकि वो अपनी जर्नी, स्टोरी, लाइफ के स्ट्रगल वो शेयर करें और उन्हें आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सको और आपके सक्सेसफुल जर्नी में वो हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर।